गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट नंबर 11 जो कि क्लास 9th के वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है बेटा वो है 31 जुलाई 2021 की। आज के वर्कशीट में हम जानेंगे संसद में कौन लोग होते हैं। याद रखना ये जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं इससे पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि संसद का जो फॉर्मेशन होता है, संसद किस तरीके से बनता है। हमने ये भी पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि संसद के अंदर जो सांसद जाते हैं वो उनका चुनाव हम लोग करते हैं। ठीक है, हम जिन लोगों को चुनते हैं वही आगे चल के संसद का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक जहाँ पहुँचाती है वह जगह संसद कहलाती है। जनप्रतिनिधि का मतलब पता है आपको? जिन लोगों को हमने चुना है, सांसद। ठीक है, जिन लोगों को हमने चुना है वही लोग हमारी आवाज़ को, हमारी परेशानियों को सरकार तक लेके जाते हैं। और जिस जगह पे लेके जाते हैं वो जगह क्या है? संसद। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। अलग अलग पार्टी के वहाँ पे जो आपको मेंबर्स मिल जाएंगे, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के, यानी अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनके वहाँ पे आपको संसद में क्या है? प्रतिनिधि या मेंबर्स मिल जाते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय आदि के तथा महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के जो मेंबर है बेटा, जो सांसद है वहाँ पे मिल जाते हैं संसद के अंदर। आगे देखते हैं हमें क्या दे रखा है। यहाँ में समझा रखा है कि संसद में लोग, ये जो टॉपिक है इसके आगे अंदर लिखा है कि संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था वे भी अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। महिलाओं, पिछड़ी जातियों के लोग और अल्पसंख्यक लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि अब देखो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आने लगे। ग्रामीण लोगों को पहले याद रखना, पहले से जो ग्रामीण लोग थे पहले के, वो ज़्यादातर राजनीति में इतने इन्वॉल्व नहीं थे। उनको राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं था। वो लोग अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, अपनी खुद का जो दिनचर्या का जो भी काम कर रहे हैं उन्हीं में व्यस्त थे। पर धीरे धीरे अब उनका, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने के लिए भी तो कोई इंसान को चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ही आसपास से अपने जैसे लोगों का चुनाव करके संसद में भेजते हैं ताकि उनकी जो परेशानी है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सरकार तक पहुंच सके। ठीक है, सो अलग अलग जो बैकग्राउंड से लोग आजकल क्या है संसद का हिस्से बनने लगे हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष और पिछड़ी जाति के लोग भी शामिल है। अल्पसंख्यक, आपको पता है अल्पसंख्यक क्या बोलता है बेटा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनॉरिटी, यानी जिनकी संख्या कम हो। ठीक है, तो पिछड़ी जाति के लोग भी, अल्पसंख्यक लोग भी और महिलाएँ भी आजकल संसद का हिस्सा बन रही हैं। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सेदारी। अब अनुसूचित जाति को हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। ठीक है, अनुसूचित जनजाति को बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। इनकी हिस्सेदारी की बात करते हैं बेटा, राजनीति में इनकी क्या हिस्सेदारी है। यहाँ लिखा है मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जातियों और आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे क्या होगा? उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकें। अब ये बिल्कुल कॉमन सी बात है बेटा। आप जैसे आप अपने गाँव का एग्जाम्पल देखो। अगर आपके गाँव में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, मतलब कोई आधे लोग पिछड़ी जाति के हैं, आधे मतलब अनुसूचित जनजाति के हैं और आधे लोग क्या हैं, अपर कास्ट के लोग हैं। सो जिनकी संख्या ज़्यादा होती है बेटा, अब जिनकी संख्या ज़्यादा है वो लोग क्या करते हैं, उनकी सरकार बनती है। वो लोग क्योंकि अपनी ही कास्ट में लोग ज़्यादातर वोट देना पसंद करते हैं इंडिया में आज तक। हालांकि इक्वालिटी हम बोलते हैं कि हाँ समानता समानता समानता, पर ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर अभी भी ऐसे बैकग्राउंड, ऐसे गाँव हैं जहाँ पे जो लोग वोट देने से पहले ये नहीं देखते कि वो जो इंसान है उसने कितना काम किया है, क्या किया है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई हमारी कास्ट का है तो वोट दे दो। तो यही रीज़न है कि बेटा अब जो जिस कास्ट का होता है, जो जिस बैकग्राउंड का होता है, जिस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो वो बोलते हैं कि हमारी परेशानी को यही इंसान अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसीलिए अनुसूचित जाति और जनजातियों को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रखा है, संसद के अंदर उनके लिए सीटें को आरक्षित कर रखा है। और सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं बेटा, आपको पता है कि कॉलेजेस के अंदर भी और कई सारे जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनके अंदर भी इनकी जो सीटें होती है वो आरक्षित होती है। ठीक है, ताकि इनको मोटिवेट कर सके और इनको मतलब आगे बढ़ाया जा सके। आगे दे रखा है महिलाएं और राजनीतिक हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले
संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी संख्या 9% से ज़रा सा ऊपर ही पहुंची है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब देखो, जब आधा मतलब अगर हम देखें कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन में आधी पॉपुलेशन मतलब महिलाओं की है, तो संसद के अंदर सिर्फ 9% या 4% क्यों? संसद में भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण है उसके लिए भी सुझाव पेश किया गया है। ठीक है, अब पर ये जो सुझाव है इस पर अभी बहस जारी है, अभी कोई फैसला आया नहीं है, पर ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो, जब हम हर जगह इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हर जगह समानता की बात कर रहे हैं, तो संसद सबसे बड़ी जगह है, संसद में कानून बन रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक तरह से महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अब आगे देखा है कि इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले, ताकि वे अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज़ उठा सकें और कार्य कर सकें। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है बेटा। अगर आप एक समुदाय से बिलोंग करते हो, आपका कोई अलग समुदाय है, आपका कोई अलग वर्ग है, और आप उसके मतलब एक तरह से आप उनके हेड बन के अगर आप उनकी परेशानी को सामने लेके आ रहे हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप उनका भला ही कर रहे हो। तो इसलिए संसद भी ये चाहते हैं, हमारी सरकार भी ये चाहती है कि अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो आगे बढ़ें और अपने समुदाय या अपने वर्ग की जो भी परेशानी है वो संसद में जाके डिस्कस करें, और उनका चुनाव मतलब उनके जो प्रॉब्लम है उनको सुना जाए और उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, इस तरह से ये जो हमने आज जो पढ़ा है बेटा, वो सब यही पढ़ा है कि किसकी जाति या किसकी धर्म के या किसके समुदाय के लोग संसद का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रश्नोत्तर की बात करते हैं, तो यहाँ पहला प्रश्न क्या लिखा बेटा? यहाँ लिखा है आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाती है? तो यहाँ पे लिखा था ना, आम जनता अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाती है। इसका आंसर आप ऊपर से देख के लिख सकते हो बेटा। यहाँ पे सबसे ऊपर इसका आंसर दे रखा है, देखो यहाँ पे लिखा है आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुँचाती है। जहाँ को हटा देना है, यहाँ पे सिर्फ लिख देना सरकार तक पहुँचाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पहला का आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुँचाती है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। जो दूसरा प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? तो इसमें आपको ये लिखना है कि संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार को महिलाओं के लिए भी सीटों को आरक्षित करना चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा है महिलाओं के लिए भी सीटों को आरक्षित करके संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकती है या सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यवस्था क्यों की गई है? इसका आंसर देखो ऊपर वर्कशीट में लिखा हुआ है बेटा, आप इसे ऊपर से देख के लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, देखो यहाँ लिखा है मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसको आप हल्का सा अगर आपको चेंज करना है तो आप हल्का सा चेंज कर सकते हो। यहाँ लिखा था ना कि संसद में कुछ सीटें, क्वेश्चन कहता है कि संसद में कुछ समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है? तो इसका आंसर यही है कि लिख देना कि संसद में आरक्षण व्यवस्था इसलिए मतलब की गई है ताकि उसके आगे से आप लिख सकते हो कि मुख्यतः यह माना जाता है लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसका आंसर यही है बेटा। अब अगर उसको आपको हल्का सा चेंज करना है तो उसके अंदर चेंजेस भी ला सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको जो सूटेबल लगता है। ठीक है, तो इस तरह से पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में भी आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है बेटा, अगर आपके सारे डाउट क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सारी वर्कशीट की सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।